हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे में। दोस्तों यहाँ पे आईसीआर सोशल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों यकीन मानिएगा, जो 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं, इन 25 क्वेश्चन में इतने शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको ये यूपीएससी और सीडीएस को टक्कर देने वाले क्वेश्चन है। तो एक बार इन लोगों को जरूर देखेंगे सारे क्वेश्चन को, फिर यहाँ पे देखते हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर के हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसी में ये क्वेश्चन सारे पूछे गए थे सोशल साइंस के, जो आपका एग्जाम हुआ था 28 मार्च को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सारे के सारे प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था, इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है। अब ऑपरेशन पोलो जो है वो किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों देखिएगा, ऑपरेशन पोलो एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें जो देसी रियासतें थी उनको भारत में मिलाने के लिए। तो ये चालू हुआ था 1948 में। ठीक है, 1948 में चालू हुआ। उस समय यहाँ पर सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हीं के प्रयासों से ये सफल हो पाया था। और इसके तहत यहाँ पर हैदराबाद जो है उसको ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे हैदराबाद जो है वो ऑपरेशन पोलो से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है। अब देखिएगा, जो भारत की अनुसूचियां हैं, ठीक है, जो आपकी अनुसूची 8 है, उसमें क्या है, भारत की भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं उसमें, टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, उन 22 भाषाओं में पूछा गया इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। तो देखिएगा, संथाली की बात करें, डोगरी की बात करें या फिर बोडो की बात करें, तो ये क्या है, ये एक संविधान संशोधन हुआ था 92वां, जिसके तहत इनको सबको शामिल किया गया था, जो 2003 में हुआ था। ठीक है, 92 नंबर का। लेकिन यहाँ जो मुंडारी एक भाषा है, इसको शामिल नहीं किया गया है अभी तक अनुसूची में। ठीक है, ये अनुसूचियां जो हैं आप जानते हैं कि भारत के संविधान में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंडारी। इसके साथ साथ देखिए, भाषाओं से रिलेटेड एक और संविधान संशोधन होता है, जो होता है 71वां संविधान संशोधन जो था, उसमें क्या किया गया था, एक कोंकणी भाषा, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर एक भाषा थी मणिपुरी, और नेपाली। ठीक है, मणिपुरी, नेपाली, इन 3 भाषाओं को यहाँ पर ऐड किया गया था 71वें संविधान संशोधन, जो होता है 1992 में। ठीक है, आईसीआर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इसका जो प्रीवियस ईयर था उसी में बेस्ड रहेगा। और उसके साथ साथ अब क्या है, अब आपका री एग्जाम होना है इसमें। अगला देखिएगा, तो इसमें क्या है, आपको एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा पूछा था। एनसीईआरटी जो है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। डिट्टो एनसीईआरटी का पैराग्राफ छाप करके आपसे पूछा गया था कि इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे कहता है कि जो रूसी क्रांति है, आप लोग जानते हैं, जो रशियन रिवॉल्यूशन है, रूसी क्रांति है, इसके तहत यहाँ पर कथन इसमें कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला देखिएगा, तो कहते गए हैं कि रूस की अक्टूबर क्रांति फरवरी से भी ज़्यादा खूनी थी। तो ये बात तो सही है कि जो रशियन क्रांति थी वो अक्टूबर में क्रांति होती है उससे ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी। तो ये पहला पॉइंट तो यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर पढ़ते हैं, तो इसमें कहा गया कि 27 फरवरी को पेट्रोग्राद सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स का गठन हुआ था। तो यही पॉइंट दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 27 फरवरी को पेट्रोगत सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी का तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखें, तो कहते हैं फरवरी क्रांति के दौरान कष्टप्रद परिस्थितियों के कारण प्रधानमंत्री केरेंस्की ने पेट्रोग्राद छोड़ दिया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला जो लास्ट पॉइंट है, अक्टूबर 1917 में जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन छोड़ दिया था। अब ये देखिएगा कितना डीप में क्वेश्चन है। डीप में क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि इन्होंने एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो एनसीईआरटी आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है सोशल साइंस में। उन्होंने बोला था 10th तक, लेकिन यहाँ पर 12th तक आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, ये बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री का है। हम निकोलस द्वितीय आपने इनको पढ़ रखा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 क्वेश्चन करेंगे, 25 में से आप हमको बताइएगा जरूर कितने सही किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहते हैं कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, अब इसमें कथन जो गलत है वो कौन सा है, इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहला जो कथन है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो पहला कथन यहाँ पे बोलता है कि जून की शुरुआत में उत्तरी मैदानों पर निम्न दाब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं के कारण होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जून का जो शुरुआत होता है उसमें क्या होता है, मानसून इंटर करता है। मानसून जब इंटर करता है तो इसमें कहा जाता है कि जो उत्तरी मैदान में उस पे निम्न दाब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं के कारण होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दक्षिणी हवाओं के कारण नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर यही कथन गलत है।
दूसरा ग्रंथ अगर पढ़ के देखें तो कहता है प्रायद्वीपीय भारत में कौन सुपरिभाषित कोई सुपरिभाषित शीत ऋतु नहीं है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये जो एरिया पड़ता है ये पूरा इसका प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पर कोई भी शीत ऋतु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपको समुद्र के नज़दीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारा ये भारत का जो आधा से ज़्यादा हिस्सा आता है, क्योंकि जो उत्तर का क्षेत्र है उसमें यहाँ पर शीत ऋतु होती है हिमालय के होने के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट जो था कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग के मौसम को प्रभावित करता है। अब जो पश्चिमी विक्षोभ है इसको आपने पढ़ा ही होगा, इसके कारण जो है बारिश होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए तो कहते हैं जब मानसून की अच्छी रेखा उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के ऊपर होती है तब उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ये पॉइंट भी यहाँ पे सही है। तो पॉइंट कौन सा गलत है इसमें, का वाला, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पे एकदम गलत है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या अगर 5 देखिए तो कहा गया है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिरसा मुंडा जो है वो नेता कहाँ के थे, छोटा नागपुर के पठार के, ये सही है। फिर सिद्धू कान्हू ये संथाल परगना से थे, ये भी सही है। फिर अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये पंजाब क्षेत्र से नहीं थे, ये कहाँ के थे, ये आंध्र क्षेत्र का था, ठीक है, ये आंध्र क्षेत्र के थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि आंध्र क्षेत्र कुका आंदोलन आप जानते हैं पंजाब से संबंधित है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि अल्लूरी सीताराम जो राजू हैं वो आंध्र क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा तो कहते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा किस वर्ष पास किया गया था, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों के द्वारा जब पास किया गया वो डेट थी 1986, ठीक है। एक यहाँ पर संरक्षण विधेयक पारित किया जाता है उपभोक्ता वाला, वो 1986 में पारित किया। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन कठिन ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके इजी भी आए, अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो भारत की जनगणना की बात कर लेते हैं। तो भारत की जनगणना जो पिछली हुई थी वो कब हुई थी, 2011 में हुई थी, ठीक है। ये 15वीं जनगणना थी। अभी 16वीं जनगणना होनी है। तो 16वीं जनगणना जो है वो होनी है, वो कब होगी यहाँ पर, वो होगी यहाँ पर आपकी 2021 के नाम से, लेकिन अभी वो पब्लिश नहीं हुई है। अभी इसमें हो सकता है कि 1 साल और लग जाए, क्योंकि 2024 में पब्लिश होने की आशंका है। इसके हिसाब से बोला गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश की जनसंख्या की क्रमशः कितनी है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कितनी है संख्या, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा 16% जो है, 16.6% क्या है, 16.6% ये अनुसूचित जाति है पूरे भारत में, ठीक है। और यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये 8.6%, और जनजाति कितनी है 8.6, यानी कि एससी की जो जनसंख्या है वो 16.6 है, और यहाँ पे एसटी की है वो 8.6% है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। अगले में बोला गया कौन, अब आपदा प्रबंधन आपके भी सिलेबस में क्या है, आपदा प्रबंधन, इससे रिलेटेड तो आसान है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सूखा जो है ये मानव जनित बोला कि जो मानव के कारण नहीं होता है, ठीक है। सूखा जो है इसमें मानव का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पॉल्यूशन की वजह से और जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें मानव का हाथ है, इसके कारण सूखा होता है, बेमौसम बारिश होती है। भगदड़ है ये भी इंसानों के द्वारा ही होता है। फिर यहाँ पे देखिए बवंडर भी है, ये भी आपका मानव जनित आपदा है, ये भी मानसून चेंज के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हिम झंझावात है ये इसमें कोई भी रोल मानव का नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी रोल जो है ये मानव का नहीं होता है, क्योंकि ये का पूरा ही बेस्ड होता है किस चीज़ पे, नेचर पे बेस्ड होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कहते हैं राज्य और उनके गठन के वर्ष में कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म यहाँ पे सही है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, नागालैंड जो बना था वो कब बना था, 1972 में बना था, ठीक है। तो पहला जो है ये सही है, तो 1972 में बना। उत्तराखंड जो बनता है 2000 में बनता है। यूपी के 13 जिलों को काट कर इसको बनाया जाता है, तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे सही है। फिर तीसरे की बात कर लेंगे तो कहते क्या हैं, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, अरुणाचल प्रदेश ये कब है, ये 1987 में बनता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का भी 1987 में बनता है, तो ये भी पॉइंट सही है। मिजोरम जो है 1934 में नहीं बनाया जाता है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है ये सही है। नागालैंड, उत्तराखंड 2000 में बनता है, अरुणाचल को 1987 में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए। अब कथन असर्शन वाले भी इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो प्रश्न 10 में देखिए तो कहते क्या है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के से संबंधित है, ठीक है।
जो 7वीं सूची है इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो 7th है उसमें है क्या, उसमें आपको देखने को मिलता है आपका जो सूचियाँ मिलती है, जैसे समवर्ती मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पर और क्या मिलता है, उसमें राज्य मिलता है, राज्य हो जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद संघ हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे पहला कथन कहता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच विधायी विषयों से संबंधित है, ठीक है। और अगला जो पॉइंट इसमें कहा गया कि वर्तमान में संघ सूची में 101 विषय हैं और राज्य सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपका सही कौन सा पॉइंट होगा, इसमें पहला पॉइंट हो जाए, यानी कथन एक, यानी केवल एक सही है, क्योंकि वर्तमान में इसमें भी विषय बढ़ चुके हैं और सूची में भी विषय बढ़ चुके हैं, राज्य सूची में विषय बढ़ चुके हैं और यहाँ पे संघ सूची में भी विषय बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग तो जानते हो समवर्ती सूची जो होता है इसमें क्या होता है, राज्य और केंद्र, ठीक है। राज्य और केंद्र दोनों लोग इस पे चुनाव, मतलब वो माफ कीजिएगा, इस पे कानून बना सकते हैं। राज्य में सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, ठीक है। और यहाँ पे संघ में सिर्फ केंद्र इस पे कानून बना सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन डैश में वर्ष में हुआ था, जबकि जैव विविधता पर समझौता और डैश इसके प्रमुख परिणामों में से थे, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया, जो फिल इन द ब्लैंक से इसमें आपको बताना है कौन कौन सा आए, ठीक है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो होता है वो दोस्तों होता है यहाँ पर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में पड़ता है, ये लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये होता कब है, जैव विविधता समझौता, ये 1992 में होता है, ठीक है, 1992 में होता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो एजेंडा 21 जारी किया जाता है, ठीक, कौन सा एजेंडा 21 जारी किया जाता है, आप लोग इसको तो जानते ही होंगे। तो ब्राजील में होता है, 1992 में होता है, एजेंडा 21 इसमें चालू होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, तो 12 में कहा गया कि दो, यहाँ पे 3 कथन दिए हुए थे, इसमें बोला गया था कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला कथन यहाँ पे देख लेते हैं। तो कहा गया कि ओलंपस डी गाजेस फ्रांसीसी क्रांति की एक प्रमुख महिला राजनीतिज्ञ थी, ठीक है। ओलंपस डी गाजेस ये हैं जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी एक प्रमुख महिला राजनीतिक के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ेंगे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो। 1790 में उन्होंने महिलाओं और नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र तैयार किया था। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, उन्हें राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा मतदंड दे दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो दूसरा पॉइंट है ये यहाँ पे गलत है, ये इनसे संबंधित नहीं है। तो उन्होंने उनको मतदंड दिया गया था, ये बात सही है। तो यह भी आपका तीसरा पॉइंट भी सही हो जाए। तो ऑप्शन सही क्या होगा, पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, पहला और तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया कि जो बाढ़ है उससे संबंधित कौन से कथन सही नहीं सही है, ठीक है। 3 कथन यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहला कथन देखिए, तो कहते हैं तमिलनाडु सर्दियों के मौसम में बाढ़ आती है, तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में बाढ़ आती है। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। वो क्यों आती है, क्योंकि देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो सर्दियों के समय होती है, क्योंकि जो हमारा मानसून होता है इंडिया का मेन वाला, उसमें तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पहला वाला तो पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, तो कहते हैं बाढ़ जलप्रपात की भ्रांतियां पैदा करता है, बाढ़ से जलप्रपात आता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जो बाढ़ आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें जलप्रपात हो जाएंगे, ठीक, मतलब यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। फिर होता है कि बाढ़ में मानव को किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं होता है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि बाढ़ में मानव हस्तक्षेप कहीं ना कहीं होता जरूर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, यानी कि पहला और दूसरा इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, होगा पहला और दूसरा इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था कि कर्नाटक की एक क्षेत्रीय पार्टी है, इनमें से कौन सी कर्नाटक की एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो अब देखेंगे 14 का करेक्ट आंसर होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे जनता दल सेकुलर एक नाम पार्टी है, जनता दल सेकुलर नाम से पार्टी है। तो ये जो पार्टी है ये क्या है, कर्नाटक की एक पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कौन सा भूकंप मापने का पैमाना पृथ्वी की कठोरता और भ्रंश पर फिसलन की मात्रा और क्षेत्रफल पर आधारित है, ठीक है। तो अब देखिएगा एक भूकंप, अब जैसे हम नॉर्मल क्या पढ़ते हैं, हम जैसे पढ़ते हैं सिस्मोग्राफ या फिर रेक्टर स्केल, ठीक है, रेक्टर स्केल पे मापा जाता है, आप सभी लोग उसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पे भूकंप को मापने का पैमाना पृथ्वी की कठोरता और भ्रंश के साथ फिसलन की मात्रा और क्षेत्रफल पर आधारित होता है। तो ये होता है आपका कौन सा, शेफियर सिम्पसन पैमाना, कौन सा होता है ये,
ये होता है आपका सेफियर सिम्पसन पैमाना। ठीक है, याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको कथन दिए हुए बोला गया है ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना जब हुई थी तो उससे संबंधित कथन जो है वो कौन से इसमें सही है, कौन से इसमें गलत है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 16 वाला। तो इसमें कहा गया कि पहला पॉइंट कि 19वीं सदी से पहले किसी भी ब्रिटिश राज का अस्तित्व ही नहीं था। 19वीं में किसी भी ब्रिटिश राज का अस्तित्व नहीं था, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी यहाँ पे ब्रिटिश राज का अस्तित्व हुआ करता था। संघ के अधिनियम ने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को एकजुट किया, ये पॉइंट एकदम सही है, क्योंकि जो संघ वहां पे बना उन्होंने ही इसको एकजुट किया था, और इंग्लैंड को और स्कॉटलैंड को। ठीक है, 1789 में आयरलैंड को एकजुट रखने के वुल्फ टोन का प्रयास विफल है, तो यहाँ पर भी ये इसका पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे, बेसिकली वुल्फ टोन के द्वारा जो प्रयास किए गए आयरलैंड को एकजुट करने का, वो विफल रहा था। तो पॉइंट कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, पहला पॉइंट यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। तो इसमें पूछा गया था कि बजट के प्राक्कलों के अनुसार सकल घरेलू आपका जो जीडीपी होता है ना, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे इसके रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से बढ़कर 1920 इसमें कितना हो गया। अब 1951 में जो जीडीपी था, वो शिक्षा पर जो जीडीपी था वो कितना हुआ करता था। देखिए 1951 में मात्र 0.64 हुआ करता था। ठीक है, कितना हुआ करता था, 0.64% हुआ करता था। अब ये बढ़कर कितना हो गया, ये हो गया 3.1। ठीक है, कितना बढ़ के हो गया, ये 3.1% हो गया 2019 और 20 में। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट डाटा है इसमें भी डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों में किसानों के असंतोष से संबंधित कौन से कथन सही। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों में किसानों से जो असंतोष था, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए आधुनिक भारत की हम बात कर रहे हैं, तो असंतोष से संबंधित कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन अगर देखिए तो कहते क्या है, बंकिम चट्टोपाध्याय ने 1869 में नील दर्पण लिखा था। ठीक है, जो नील दर्पण है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया, आप लोग जानते हैं ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये बंधुओं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये यहाँ पे इसके द्वारा नहीं लिखा गया है, दीन बंधु जो थे उनके द्वारा इसको लिखा गया था। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ऐसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे गलत है। दूसरा पॉइंट देखिए तो माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे देखें। तो कहा गया 29 अक्टूबर 1947 को जिनेवा के पैलेस द सेंस। ठीक है, जिनेवा का जो पैलेस द सेंस था, इसमें कितने देशों ने गेट पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, गेट पर हस्ताक्षर करने वाले देश जो टोटल वो कितने थे। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, यानी टोटल इस समय 23 देश जो थे उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए थे, जो था जिनेवा के पैलेस द नेशंस में 1947 में। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते क्या हैं यहाँ पर, 2018 में किस समिति ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, 2018 की बात करें तो अब देखिए बाबा कल्याणी समिति भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन दूसरी समितियां जानते हैं। तो रंगनाथम जो समिति है ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है राष्ट्रीय धार्मिक और अल्पसंख्यक आयोग से। ठीक है, किससे, राष्ट्रीय धार्मिक और अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित है आपकी रंगनाथम समिति। अब उर्जित पटेल समिति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये संबंधित थी मौद्रिक ढांचे की नीति से। ठीक है, किससे, मौद्रिक ढांचे की जो नीति है उससे संबंधित है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका, और इसका क्या होगा, बाबा कल्याणी समिति जो है वो संबंधित है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विशेष आर्थिक क्षेत्रों की रिपोर्ट से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो कहता है कि यूरोपीय राज्यों के राजदूत के उस सम्मेलन का त्वरित परिणाम क्या था जिसकी अध्यक्षता ड्यूक मेटरनिक से की थी। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का है, तो ड्यूक मेटरनिक ने यहाँ पर करी थी। तो उस सम्मेलन का त्वरित परिणाम क्या हुआ था, तो जिसकी देखिए तो ये होगा क्या, बेसिकली किसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, वियना की संधि। अब जब वियना की संधि होती है दोस्तों, वियना की संधि, तो इसका त्वरित परिणाम होता है कि यूरोपीय राज्यों के राजदूत का उस सम्मेलन का त्वरित परिणाम था कि अब ये वियना की संधि होती है। ठीक है, वियना की संधि होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो कहते हैं, पूछा क्या गया इसमें
कि भारत का संविधान सभा है, इससे कौन सा कथन गलत पूछा गया है इसमें, मतलब कौन सा कथन इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन पढ़ते हैं। 27 जनवरी 1948 को संविधान का छठा अधिवेशन होता है, ये कथन सही है। छठा अधिवेशन 1947 होता है। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ये भी पॉइंट सही है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 1946 दिसंबर को। फिर भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे, ये भी सही है। फिर कहते हैं कि 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया है, तो यही यहाँ पे गलत हो जाए, तो बहुत ही आसान था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही, डी वाला हो जाएगा, नहीं घा वाला हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23। कहा गया, किसी अर्थव्यवस्था में उसकी जीडीपी का बढ़ना किस बात का संकेत होता है। ठीक है, किसी इकोनॉमी में अगर उसकी जीडीपी बढ़ती है, किसी इकोनॉमी में अगर उसकी जीडीपी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो दोस्तों उस पे कौन सी ग्रोथ बेसिकली यहाँ पे फर्क डालती है, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है, अब इकोनॉमिकल जीडीपी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, तो इसको इकोनॉमिकल ग्रोथ ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो इसमें आपको कथन दिया हुआ था, तर्क दिया हुआ था, तो चलिए देख लेते हैं। पहला कथन यहाँ पे था कि वर्ष 2013 में और 14 में विनिर्माण क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के स्थान पर भारत के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र में उभरा था। फिर यहाँ पे इसका तर्क क्या है कि कारखानों में सस्ती दरों पर माल के उत्पादन की वजह से माल की उपभोक्ता मांग में वृद्धि हुई। यह कुल उत्पादन और रोजगार के प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में स्थानांतरण के कारणों में से एक है। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे देखेंगे क्या इसका राइट आंसर, वो देख लेंगे तो देखिएगा। तो इसका राइट आंसर होता क्या है, पहला जो है ना 2013 में, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, पहला असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब इस लास्ट क्वेश्चन देते हैं सोशल साइंस का। कहते हैं भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है ये विशेष अभिभाषण देता है, ये किस अनुच्छेद में आपको देखने मिलता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, आर्टिकल 27। ठीक है, आर्टिकल 87 जो है, 27 नहीं 87 है, ये आपका संबंधित होता है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से। ठीक है, तो दोस्तों सोशल साइंस का यहाँ पर ये आपका जो प्रीवियस ईयर था ये खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत टाइम लगा इस वीडियो को टाइप करने में, कितने लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे। तो आपने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आईसीआर के द्वारा पूछे गए थे। तो इस उम्मीद करते हैं आपने 25 में से लगभग कितना किया होगा, ये हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत को सराहें, ताकि अन्य वीडियो और मॉक टेस्ट जल्दी आपके लिए लेकर आ सके। थैंक यू सो मच।